प्यारे विद्यार्थियों, @unique+2.0 में आप सभी का स्वागत है। हम लोग आज पढ़ेंगे क्लास 10th की साइंस। 10th की साइंस में जो केमिस्ट्री का सेक्शन है, आज उसका हम लोग चैप्टर नंबर 3 देखेंगे। क्या देखेंगे भाई? ये अगर बोले हम तो ये है हमारा चैप्टर नंबर 3। क्या है? चैप्टर नंबर 3 है। और आज इस चैप्टर 3 का हम लोग पार्ट 1 देखेंगे। क्या देखेंगे? पार्ट 1 देखेंगे। चैप्टर 3 का क्या देखेंगे? पार्ट 1 देखेंगे। चलिए भाई, चैप्टर का नाम क्या है? मेटल एंड नॉन मेटल, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? धातु और अधातु कहते हैं। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अच्छा चैप्टर है। इस चैप्टर से मुझे कुछ अच्छी चीजें भी सीखने को मिलेंगी। तो बिना कोई देरी किए हम लोग चलते हैं, शुरुआत करते हैं अपने चैप्टर की। शुरुआत करेंगे भाई। सबसे पहले क्या आएगा? क्योंकि चैप्टर का नाम ही है मेटल एंड नॉन मेटल, चैप्टर का नाम ही है मेटल एंड नॉन मेटल, तो सबसे पहले आएगा मेटल की डिफिनीशन या धातु की परिभाषा। क्या कहते हैं भाई इसको? इसको कहते हैं धातु। अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं? अंग्रेजी में इसको कहते हैं मेटल। अब बहुत सारी परिभाषाएं आपको मिलेंगी मेटल के बारे में। जैसे कोई कहेगा ऐसा पदार्थ जो विद्युत का सुचालक होता हो मेटल कहलाता है। कोई कहेगा ऐसा पदार्थ जो ऊष्मा का सुचालक होता है मेटल कहलाता है। आप सिर्फ एक लाइन की परिभाषा जो हम बताने जा रहे हैं वही आप लिख दीजिएगा। फिर चाहे वो आप इंटरसेक्शन की बात करेंगे, चाहे इंटर से अपर लेवल की बात करेंगे, सारे जगहों पर मेटल की ये डिफिनीशन आपके लिए सही होगी। क्या लिखेंगे भाई? ऐसे पदार्थ, ऐसे पदार्थ जो जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, धातु कहलाते हैं। धातु कहलाते हैं। धातु कहलाते हैं, ठीक है। धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, क्या कहलाएंगे? धातु कहलाएंगे। जैसे सोडियम, इसका सिंबल होता है Na। सोडियम हो गया। सोडियम के बाद में फिर सिंबल इसका Na हो गया, कामा कर दिए। आयरन हो गया, आयरन का सिंबल Fe होता है। कापर हो गया, कापर का सिंबल Cu होता है। ऐसे करके बहुत सारे हैं। चांदी हो गया, चांदी का सिंबल Ag होता है। जिंक हो गया, जिंक का सिंबल क्या होता है? Za। ETC। ऐसे करके बहुत सारे होते हैं जिनको हम लोग क्या कह सकते हैं? धातु कह सकते हैं। अब होता क्या है कि प्रायः सभी धातुएं, विद्युत तथा ऊष्मा की सुचालक होती हैं। विद्युत तथा ऊष्मा की सुचालक होती हैं। ऊष्मा की सुचालक होती हैं।
सुचालक होती हैं, इसका मतलब क्या हो गया कि इसका मतलब हो गया कि जो धातुएं होती हैं इसमें विद्युत तथा ऊष्मा को आसानी से प्रवाहित किया जा सकता है। ऊपर जो लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। अभी आप लोग जो है केमिस्ट्री उतना डिटेल में नहीं पढ़े हैं, जब आप लोग आवर्त सारणी पढ़ लेंगे तो आवर्त सारणी में आपको बताया जाएगा कि जो पी ब्लॉक होता है और डी ब्लॉक होता है इसके मैक्सिमम सारे के सारे तत्व धातु ही होते हैं। सॉरी, एस ब्लॉक और डी ब्लॉक के मैक्सिमम तत्व धातु ही होते हैं। एक्चुअल में होता क्या है कि इनके बाह्य कोश में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको ये हटा करके धनायन बना लेते हैं, उनको त्याग देते हैं, त्याग करके धनायन बना लेते हैं। तो ऐसे तत्वों को हम लोग क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। धातु के बाद दूसरा हमारा क्या आएगा? अधातु आएगा। धातु के बाद दूसरा हमारा क्या आएगा? अधातु आएगा। अधातु को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इसको अंग्रेजी में कहते हैं नॉन मेटल। क्या कहते हैं? नॉन मेटल कहते हैं। धातु के बाद आता है अधातु। अधातु को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? नॉन मेटल। ध्यान दीजिएगा, जैसे जो धातुएं होती हैं वो इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखती हैं, तो अधातुएं क्या होती हैं? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखती हैं। सेम परिभाषा होगा। ऐसे पदार्थ क्या लिखेंगे भाई? ऐसे पदार्थ, ऐसे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। अधातु कहलाते हैं। अधातु कहलाते हैं। अधातु कहलाते हैं। इनका अगर एग्जाम्पल अगर हम लोग देखना चाहें तो जैसे जितनी भी गैसें होती हैं, जैसे ऑक्सीजन, सल्फर, कार्बन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ETC, ये सब क्या हो जाएंगे? ऑक्सीजन का सिंबल होता है O, सल्फर का सिंबल होता है S, कार्बन का सिंबल होता है C, क्लोरीन का सिंबल होता है Cl, ब्रोमीन का सिंबल होता है Br, आयोडीन का सिंबल होता है I। ये सब क्या हो जाएंगे? अधातु हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे भाई? ये सब आपके हो जाएंगे अधातु। तो ये हम लोगों ने पहले स्लाइड में सीखा धातु और अधातु की परिभाषा। नेक्स्ट क्या सीखेंगे? अब देखेंगे धातुओं के कुछ सामान्य गुण। धातुओं के कुछ सामान्य गुण। धातुओं के कुछ सामान्य गुण। कुछ सामान्य गुण। जितनी भी धातुएं होती हैं इनमें कुछ ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं जो बाहर से भी हमको दिख सकती हैं। अब इनके द्वारा हम ये पता लगा सकते हैं कि हाँ ये धातु ही होगी। अब इन प्रॉपर्टियों में जो है पहला आता है धात्विक चमक। पहला आता है क्या? धात्विक चमक। धात्विक चमक।
ये क्या चीज होता है भाई? सभी धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक होती है। आई मीन उन्हें देखने पर वो चमकीले प्रतीत होते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? धात्विक चमक कहते हैं। सभी धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है। विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है। चमक पाई जाती है जिसे धात्विक चमक कहते हैं। जिसे धात्विक चमक कहते हैं। धात्विक चमक कहते हैं। और ध्यान दीजिएगा, इसके कारण धातुएं चमकीली होती है। इसी के कारण धातुएं क्या होती हैं? चमकीली होती हैं। इसी के कारण धातुएं चमकीली होती हैं। धातुएं कैसी होती हैं? चमकीली होती हैं। चमकीली होती है। ठीक, तो ये हो गया इसकी पहली प्रॉपर्टी। आसान है। चमक धातुएं, कोई भी धातु देखोगे आपको चमकीली दिखाई देगी। क्यों दिखाई देती है? क्योंकि उनमें एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है, जिसको हम लोग धात्विक चमक कहते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 2 में इनमें एक गुण पाया जाता है जिसको कहते हैं तन्यता। क्या कहते हैं? तन्यता। तन्यता क्या होता है? प्रत्येक धातु को खींच करके पतले तार में परिवर्तित किया जा सकता है। धातुओं के इस गुण को हम लोग क्या कहते हैं? तन्यता कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा एल्युमिनियम का वायर होता है, कापर का वायर कितना पतला पतला होता है। 10 रुपए 20 रुपए मीटर वायर लो, उसके भीतर भी कापर का प्लास्टिक के भीतर वायर, वो भी कई सारे होते हैं, बहुत पतले। तो इसी गुण के कारण होते हैं। धातुओं को खींचकर पतले तार में परिवर्तित किया जा सकता है। परिवर्तित किया जा सकता है। पतले तार में परिवर्तित किया जा सकता है। इस गुण को किया जा सकता है। धातुओं के इस गुण को तन्यता कहते हैं। तन्यता कहते हैं। सोना जो होता है, सबसे ज्यादा पतला तार सोने का बनाया जा सकता है। सबसे ज्यादा पतला तार किसका बनाया जा सकता है? सोने का बनाया जा सकता है। यानी कि अगर पूछा जाए कि सर्वाधिक तन्यता किसकी होती है, तो आप लोग क्या बताओगे? सर्वाधिक तन्यता किसकी होती है? गोल्ड की होती है। इसको हम लोग सोना कहते हैं। इसका सबसे पतला तार, तन्यता की बात करें तो सर्वाधिक तन्यता किसकी होती है? गोल्ड की होती है। क्यों? क्योंकि इसका बहुत पतला तार बनाया जा सकता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कहेंगे तो नेक्स्ट होती है आघात वर्ध्यता। आघात वर्ध्यता। तीसरी जो इसकी प्रॉपर्टी है वो क्या है? आघात वर्ध्यता। ये क्या होता है भाई? जितनी भी धातुएं होती हैं उनमें से अधिकतर को पीट करके पतले चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो धातुओं को
धातुओं को पीट कर पतले चादर में परिवर्तित किया जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है। धातुओं के इस गुण को, धातुओं के इस गुण को आघातवर्ध्यता कहते हैं। क्या कहते हैं? आघातवर्ध्यता। आघात माने है चोट देना और वर्ध्यता माने फैलाव, आघातवर्ध्यता कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा लोहे के, टीने के बहुत लंबे लंबे चादर बनाए जाते हैं, ठीक है। सोने का जब आभूषण बनाया जाता है तो सोना इतना बड़ा रहता है, लेकिन उसको पीट पीट करके उसके लंबे चौड़े आभूषण बनाए जाते हैं। तो पीटने पर जैसे धातुएं क्या होती हैं, क्षणभंगुर होती हैं। धातुओं को जब आप पीटोगे तो ये टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, लेकिन धातुएं बिखरती नहीं हैं। धातुएं क्या होती हैं, पतले चादर में परिवर्तित हो जाती हैं। और इस गुण को हम लोग क्या कहते हैं, आघातवर्ध्यता कहते हैं। अगला जो इसकी प्रॉपर्टी होती है, अगली प्रॉपर्टी है ध्वनिक। क्या है भाई? ध्वनिक। ध्वनिक, इसको सोनो रस कहते हैं। क्या कहते हैं? सोनो रस कहते हैं, अंग्रेजी वर्ड है ये प्रॉपर्टी क्या है, एक्चुअल में जो धातुएं होती हैं जब किसी सतह से टकराती हैं तो उनसे एक विशेष प्रकार की आवाज, जैसे लोहा देखे होंगे, तांबा देखे होंगे, इन पे जब आप ऐसे आघात करेंगे तो टन की आवाज आती है। कैसी आवाज आती है? टन की आवाज आती है। मंदिर में घंटा बजाया जाता है या घंटी बजाई जाती है, स्कूल में बेल बजाया जाता है, तो एक बार बजाएंगे वो कई बार उस प्रतिरूप यानी टन 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 की आवाज आती है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, धातुएं जब किसी सतह से टकराती हैं, जब किसी सतह से टकराती हैं तो एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करती हैं। तो एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करती हैं, विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करती हैं, उत्पन्न करती हैं जिसे ध्वनिक कहते हैं, जिसे उत्पन्न करती हैं, ऐसा लिखेंगे भाई, उत्पन्न करती हैं। धातुओं के इस गुण को, धातुओं के इस गुण को, इस गुण को ध्वनिक कहते हैं, ध्वनिक कहते हैं। ठीक, ये इसकी प्रॉपर्टी हो गई। एक प्रॉपर्टी हम लोगों ने यहीं पर डिस्कस कर ली थी, क्या, जब परिभाषा लिखे थे। कौन सी प्रॉपर्टी भाई? ये वाली, कि प्रायः जो धातुएं होती हैं वो क्या होती हैं, विद्युत तथा उष्मा की कुचालक होती हैं। प्रायः जो धातुएं होती हैं वो क्या होती हैं, विद्युत तथा उष्मा की कुचालक होती हैं। प्रायः जो धातुएं होती हैं वो क्या होती हैं, विद्युत तथा उष्मा की कुचालक होती हैं। ये हम लोगों ने यहीं पे डिस्कस कर लिया था। तो ये हो गया धातु के बारे में। धातु क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखती हैं, जैसे लोहा, तांबा, चांदी। लोहा, तांबा, चांदी, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, सोडियम हो गया। इनमें क्या होता है, धात्विक चमक, देखने में चमकीले प्रतीत होते हैं। तन्यता, खींच करके पतले तार में बदल सकते हैं। आघातवर्ध्यता, पीट करके चादर बना सकते हैं। ध्वनिक मतलब क्या हो गया, जब ये किसी सतह से टकराएंगे तो आवाज करेंगे।
कुछ और प्रॉपर्टीज है भाई, ये जरा देख लीजिए, ये क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है भाई, मरकरी को छोड़कर सभी धातुएं कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती है। यानी कि जितनी भी धातुएं हैं वो किस अवस्था में पाई जाती है, ठोस अवस्था में पाई जाती है। पहली लाइन हम लोग देखेंगे क्या, इसमें कह रहा है मरकरी को छोड़ करके सारी की सारी धातुएं किस अवस्था में पाई जाती हैं, कमरे के ताप पर। अगर आपसे कोई पूछे कि ये कमरे का ताप क्या होता है तो आप बताओगे क्या, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये जो पोर्शन है ये इतना कमरे का ताप, क्या चीज, कमरे का ताप, इसकी जो वैल्यू होती है ये होती है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो एट द टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री सेंटीग्रेड मीन्स 25 डिग्री के तापमान पर जितनी भी धातुएं होंगी सारी की सारी किस अवस्था में होंगी, ठोस अवस्था में होगी। अब हमसे कह रहा है मरकरी को छोड़ करके, यानी कि ये जो हमारी मरकरी है ये किस अवस्था में पाई जाएगी, तो जो हमारी मरकरी है ये किस अवस्था में पाई जाती है, द्रव अवस्था में। किस अवस्था में पाई जाती है, द्रव अवस्था में। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे पेपर में पूछ ले कि ऐसी कौन सी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो आपका आंसर क्या होगा, द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु का नाम है मरकरी। और आपसे पूछे कि कमरे के ताप पर या साधारण ताप पर या नॉर्मल ताप पर या सामान्य ताप पर सभी धातुएं कैसी होती हैं, तो आप बताओगे सभी धातुएं ठोस अवस्था में होती हैं। ठीक, ये हो गया पहला लाइन। दूसरा लाइन क्या कह रहा है, आयोडीन अधातु होते हुए भी चमकीला है। जैसे हमने क्या पढ़ा धातु की प्रॉपर्टी में कि जितनी भी धातुएं होती हैं उनमें एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है जिसे धात्विक चमक कहते हैं। लेकिन यहाँ पे हमसे क्या बताया जा रहा है कि आयोडीन क्या है, अधातु है, और अधातु होते हुए भी क्या है, चमकीला है। अधातु होते हुए भी क्या है, चमकीला है। तो ये हम लोग इंपॉर्टेंट में रखेंगे। क्या हमसे पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से कौन सी अधातु ऐसी है जो चमकीली होती है, बहुत सारी धातुओं का नाम दे देगा और बीच में कहीं एक आयोडीन दे देगा एमसीक्यू के क्वेश्चन में। तो हमको ध्यान रखना है कि जो हमारा आयोडीन होगा, जो हमारा क्या होगा, आयोडीन होगा, ये कैसा होगा, चमकीला होगा। कैसा होगा, चमकीला होगा। नेक्स्ट, कार्बन ऐसी धातु है, कार्बन। अच्छा एक चीज और यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, हाँ, ये धातु के बारे में तो आ गया कि सारी धातुएं ठोस अवस्था में होती हैं और एक धातु ऐसी है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। अगर यहीं पर हमसे ये पूछा जाता कि अधातुओं के बारे में बताइए, किसके बारे में बताइए, अधातु के बारे में बताइए भाई, ये कैसी होती हैं जो अधातुएं होती हैं, तो अधातु के बारे में सारी अधातुएं या तो ठोस होंगी और या फिर ठोस बहुत कम होती हैं, अधिकतर क्या होती हैं, गैस अवस्था में पाई जाती हैं। किस अवस्था में पाई जाती हैं, गैसीय अवस्था में पाई जाती हैं, और बहुत कम होती हैं जो ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। ठीक, मैक्सिमम जो धातुएं हैं वो किस अवस्था में पाई जाएंगी, गैसीय अवस्था में पाई जाएंगी। लेकिन होता क्या है, एक अधातु ऐसी है जो कमरे के ताप पर, किस ताप पर, कमरे के ताप पर। अब कमरे का ताप बोले तो ये कितना होता है भाई, कमरे का ताप होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। और 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक अधातु ऐसी है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। किस अवस्था में पाई जाती है, हम बोले तो आप कहेंगे कि द्रव अवस्था में पाई जाती है। और द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु का क्या नाम है, उसका नाम है ब्रोमीन। क्या नाम है, ब्रोमीन। याद रखेंगे सब लोग, Br इसका सिंबल होता है। ऐसी अधातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है उसका नाम क्या है, उसका नाम होगा ब्रोमीन। उसका नाम क्या होगा, ब्रोमीन। और सारी की सारी धातुएं कैसी अवस्था में होती हैं, और सारी की सारी धातुएं गैसीय अवस्था में होती हैं। लेकिन कुछ कैसी अवस्था में होती हैं, ठोस अवस्था में भी होती हैं। बट कमरे के ताप पर सिर्फ और सिर्फ एक अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, जिसका क्या नाम है, ब्रोमीन। क्या नाम है भाई, ब्रोमीन। चलो इसके और पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। इसमें लिखा हुआ कार्बन ऐसी धातु है जो विभिन्न रूपों में विद्यमान रहती है। जो कि अधातुएं जो है वो सिंगल रूप में पाई जाती हैं, बट कार्बन क्या है, कई सारे रूपों में पाया जाता है। और इसके प्रत्येक रूप को हम लोग किस नाम से जानते हैं, अपर रूप के नाम से जानते हैं। अगर आपसे पूछे कि अपर रूप क्या होता है, अगर किसी चीज का बहुत सारा रूप हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अपर रूप। इसका एक अपर रूप है क्या, हीरा। इसका एक अपर रूप क्या है, हीरा। हीरा क्या है, कार्बन का एक अपर रूप है। हीरा कार्बन का एक अपर रूप है। और हीरे की सबसे बड़ी क्वालिटी, ये सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है।
क्या है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। इसका गलनांक तथा क्वथनांक बहुत अधिक होता है। और एक चीज, इसका एक अन्य अपर रूप, कार्बन का एक अन्य अपर रूप क्या है, ग्रेफाइट। कार्बन का एक अन्य अपर रूप क्या है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट की विशेषता क्या है, ये विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट की विशेषता क्या है भाई, ये विद्युत का सुचालक है। जो ग्रेफाइट होता है, क्या चीज, ये जो ग्रेफाइट होता है, ये ये क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। ध्यान रखिएगा, पेपर में पूछ लेते हैं ऐसी कौन सी अधातु है जो विद्युत की सुचालक होती है। आपका आंसर होगा कार्बन का अपर रूप ग्रेफाइट। यदि कार्बन का अपर रूप नहीं, केवल ग्रेफाइट ही लिखा हुआ है, तब भी आप ग्रेफाइट पर आंसर लगा देंगे। नेक्स्ट लिखा हुआ है क्षारीय धातुओं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम इतनी मुलायम होती हैं कि इनको चाकू से काटा जा सकता है। इनके घनत्व तथा गलनांक कम होते हैं। पेपर में आ जाएगा ऐसी कौन सी धातु है जिसको चाकू से काटा जा सकता है, तो आपका आंसर क्या होगा, ये लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ये तीन धातुएं इतनी मुलायम होती हैं कि इनको चाकू से काटा जा सकता है। तो ये था इनके प्रॉपर्टी से हट करके जो इनकी प्रॉपर्टीज थी उसके बारे में। मरकरी द्रव अवस्था में होती है धातु होते हुए भी, और सारी धातुएं 25 डिग्री सेंटीग्रेड जिसे कमरे का ताप कहते हैं पर ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। आयोडीन अधात होते हुए भी चमकीला होता है। कार्बन अधात होते हुए बहुत सारे रूप पाए जाते हैं, जिसका एक रूप है हीरा जो कि सबसे कठोर होता है, एक रूप है ग्रेफाइट जो विद्युत का सुचालक होता है। मेटल में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम इतनी मुलायम होती है कि इनको किससे काटा जा सकता है, चाकू से काटा जा सकता है। ठीक है, आप चलते हैं भाई नेक्स्ट। ये तो हम लोग देख ही चुके हैं। ये कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, एनसीईआरटी की बुक में दिए हुए हैं। बिटवीन द क्या कहते हैं, एक्सरसाइज बुक के बीच में ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए जो कमरे के ताप पर द्रव होती है। देखो अभी तुरंत सीख करके आए हैं, कमरे के ताप पर द्रव कौन होती है, तो पहले का आंसर हो जाएगा मरकरी। पहले का आंसर क्या हो जाएगा, मरकरी हो जाएगा। पहले का आंसर हो जाएगा मरकरी। इसको कहते हैं Hg। इसको क्या कहते हैं, Hg सिंबल से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। अभी हम लोग सीखे हैं चाकू से आसानी से किसे काट सकते हैं, चाकू से आसानी से काट सकते हैं सोडियम को, पोटेशियम को, सीएम को, और किसको, एक और कोई धातु थी लिथियम, क्या नाम था, लिथियम। तीन धातु दिया हुआ था, हमने तीनों का नाम ले दिया। बुक आप अच्छे से पढ़ेंगे, एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन कर ले जाएंगे। उष्मा की सबसे अच्छी चालक, उष्मा की सबसे अच्छी चालक जो होती है वो होती है चांदी। चांदी के बाद में नंबर आता है कापर का। कापर के बाद ये चांदी सबसे अच्छी चालक होगी, फिर कापर। कापर के बाद में नंबर आता है एल्यूमिनियम का। अब चूंकि चांदी महंगी हो गई है, चांदी क्या हो गई है, महंगी हो गई है। अदरवाइज पहले पंखों के जो कॉयल होते थे वो चांदी के होते थे, तो अब कापर का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे पूछ रहा है सबसे अच्छी चालक, तो सबसे अच्छी चालक के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, केवल चांदी ही लिखेंगे। ये तो हमने आपको ये बता दिया था कि चांदी के बाद किसका नंबर आएगा, कापर का। कापर के बाद किसका नंबर आएगा, एल्यूमिनियम का। उष्मा की कुचालक, अब देखो भाई हमने लिखा है कि सभी की सभी धातुएं उष्मा की सुचालक होती हैं, लेकिन यहाँ पे हमसे पूछ रहा है ऐसी कौन सी धातु है जो उष्मा की कुचालक होती है। हाँ, तो एक धातु है, एक धातु ऐसी भी है जो उष्मा की कुचालक होती है, जिसको हम लोग लेड कहते हैं। क्या कहते हैं, लेड कहते हैं। पीबी से प्रदर्शित करते हैं। इसको सिंपल भाषा में जानो तो सीसा। क्या चीज है भाई, ये सीसा है, या आप कांच कह सकते हो। पहले होटलों पर, अब तो कुल्हड़ चल गया, क्या चल गया, कुल्हड़ चल गया, कागज के कप चल गए। नहीं, पहले जितने लोग होटल पे चाय पीते थे उनको कांच के गिलास में चाय दिया जाता था। तो कांच अगर उष्मा का सुचालक होता तो वो पकड़ते कप तो उनका हाथ भी जलने लगता। कांच उष्मा का क्या होता है, कुचालक होता है। हाँ, विषम परिस्थितियों में थोड़ी बहुत उष्मा जा सकती है, बट मैक्सिमम केसों में ये क्या होता है, उष्मा का कुचालक होता है। तो ये कुछ क्वेश्चन दिए हुए थे बीच में, वो हम लोगों ने देखा। आगे बढ़ते हैं, आगे इस चैप्टर में क्या दिया हुआ है ये देखते हैं।
चलो भाई नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्या होगा, अब है धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। धातुओं के रासायनिक गुणधर्म, धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। रासायनिक गुणधर्म, फिजिकल हम लोगों ने देख लिया, अब रासायनिक देखना है गुणधर्म। एक चीज ये याद रखिएगा, मैक्सिमम धातुओं के गलनांक तथा क्वथनांक ज्यादा होते हैं, बस वो धातुएं जो मुलायम होती हैं उनको छोड़ करके और मरकरी को छोड़ करके। इसका पहला गुणधर्म क्या होगा, पहला इसका गुणधर्म क्या होगा कि धातुएं वायु के साथ कैसे अपक्रिया करती हैं। धातुएं वायु के साथ कैसे अपक्रिया करती हैं, वायु के साथ कैसे अपक्रिया करती हैं, वायु के साथ कैसे अभिक्रिया करती हैं, करती। ध्यान दीजिएगा, वायु के साथ अपक्रिया कराने का मतलब, कहीं भी अगर लिखा हो कि वायु के साथ अपक्रिया कैसे करती हैं, तो वायु के साथ अपक्रिया का मतलब ये नहीं होगा कि आप उसमें जितनी भी वायु उपस्थित है सबके साथ में अपक्रिया करोगे। वायु के साथ अपक्रिया का मतलब हो गया कि वो ऑक्सीजन के साथ कैसे अपक्रिया करेगी। वायु का मतलब क्या होगा, वायु का मतलब होगा ऑक्सीजन, वायु का मतलब क्या होगा, ऑक्सीजन। ठीक है, वायु का मतलब क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। तो ध्यान दीजिएगा, जितनी भी धातु होती है जब ये किसके साथ में अपक्रिया करेगी, ऑक्सीजन के साथ में अपक्रिया करेगी, तो बनेगा धातु ऑक्साइड। तो क्या बनेगा, तो बनेगा धातु ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड। इसको लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, इसको कैसे लिखेंगे भाई, लिखेंगे कि धातुएं वायु की ऑक्सीजन से क्रिया करके, वायु की ऑक्सीजन से क्रिया करके वायु की ऑक्सीजन से क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती हैं, धातु ऑक्साइड बनाती हैं। वायु की ऑक्सीजन से क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती हैं। धातुएं वायु की ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाती हैं, धातु ऑक्साइड बनाती हैं। इसका रिएक्शन कैसे लिखा जाएगा, मान लीजिए यम कोई धातु है और ये ऑक्सीजन से क्रिया करेगी, तो अब इसकी संयोजकता के आधार पर MO भी बन सकता है, MO2 भी बन सकता है, M2O3 भी बन सकता है, MO3 भी बन सकता है। जैसे इनकी संयोजकता होगी उसके आधार पर मेटल ऑक्साइड बन जाएगा। ठीक है, चलते हैं एग्जाम्पल में कुछ लोग हम लोग देख लेते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल किसका देखेंगे, पहला एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे सोडियम प्लस ऑक्सीजन, सोडियम की ऑक्सीजन से, सोडियम की वायु से क्रिया, वायु ब्रैकेट में लिख लीजिए, ऑक्सीजन से क्रिया। अब यहां देखिएगा भाई, अब हम ज्यादा से ज्यादा शब्द समीकरण नहीं, सीधा सीधा केमिकल इक्वेशन लिखेंगे। सोडियम को Na से डिनोट करते हैं और ये किससे अपक्रिया किया, O2 से। किससे अपक्रिया किया, O2 से। तो सोडियम की संयोजकता 1 होती है, यहाँ पे बनेगा Na2O। O कितना है 2, यहाँ पे 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 2।
अच्छा यहाँ पे 2 कर दिए तो Na कितना हो गया 4, तो ये हो जाएगा 4Na प्लस O2, क्या बन जाएगा 2Na2O, 2Na2O बन जाएगा। ये हमारा है सोडियम, ये हमारा क्या है सोडियम, ये है ऑक्सीजन और ये क्या है सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, यानी कि धातु प्लस ऑक्सीजन धातु ऑक्साइड। दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हम ले लेंगे Mg की वायु से क्रिया, Mg को मैग्नीशियम कहते हैं कि वायु ब्रैकेट में O2 से क्रिया, O2 से क्रिया। अब ये क्रिया करके क्या बनाएगा, जरा इसको भी देख लेते हैं। ये बनाएगा, ये हो गया Mg और प्लस में O2, तो ये बनाएगा 2MgO। क्यों, क्योंकि जो मैग्नीशियम की वैलेंसी होती है ये 2 होती है, मैग्नीशियम पे 2 प्लस होता है। ये ठीक है, ये क्या हो गया मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, ये हो गया ऑक्सीजन और ये हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे है कि ये जितने भी धातु ऑक्साइड बन रहे हैं, ये जितने भी यहाँ पे चाहे जो धातु ऑक्साइड बन रहा है, इस धातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसे होती है। तो यदि बात किया जाए धातु ऑक्साइड की प्रकृति की, तो धातु की ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति की होती है। किस प्रकृति की होती है, क्षारीय प्रकृति की होती है। मीन्स इनको जब जल में घोला जाएगा तो क्या बन जाएगा, जल में घोलने पर ये क्षार में परिवर्तित हो जाएंगे। एक रिएक्शन और हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे भाई, जल के धातुओं की जल के साथ अपक्रिया, धातुओं की जल के साथ अपक्रिया, धातुओं की जल के साथ अपक्रिया, जल के साथ अपक्रिया। एक लाइन में इसका अर्थ लिखेंगे कि धातुएं जल के साथ अपक्रिया करके, धातुएं जल के साथ अपक्रिया करके, जल के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती हैं तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, तथा H2 गैस मुक्त होती है, इसका अगर हम शब्द समीकरण लिखें, क्या लिखेंगे, धातु प्लस में जल क्या बन जाएगा, धातु ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड और प्लस हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस बन जाएगा। एग्जाम्पल में अगर हम देखें, मान लेते हैं सोडियम की अपक्रिया पानी से करवा दें, क्या बन जाएगा, तो ये हो गया सोडियम प्लस में H2O, यहाँ पे हमको 2 लगाना पड़ेगा, बन जाएगा Na2O और प्लस में H2। ये क्या है सोडियम है, ये क्या है सोडियम, ये क्या है पानी, पानी बोले तो वाटर, ये क्या बन गया सोडियम ऑक्साइड बन गया, सोडियम ऑक्साइड, ये क्या बन गया हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। तो इस टाइप का रिएक्शन करेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो सोडियम ऑक्साइड होगा, ये क्या होगा सोडियम ऑक्साइड, अगर इसको फिर से जल में घोल दिया जाए तब क्या हो जाएगा, जैसे धातुएं जल के साथ अपक्रिया करके तो धातु ऑक्साइड बनाएंगी, हाइड्रोजन गैस बनाएंगी। अब इस धातु ऑक्साइड को फिर से जल पे लेकर के चले आए, मीन्स अगर हम ये कर दें क्या, धातु ऑक्साइड प्लस जल, अरे भाई अगर धातु को पहले जल में घोला जाएगा तो कोई जरूरी थोड़ी ना कि सारी की सारी धातुएं सारे के सारे जल से अपक्रिया करके धातु ऑक्साइड ही बना देंगी, कुछ जल बचा रहेगा
अब वो बचा हुआ जल जब जो है धातु ऑक्साइड से क्रिया करेगा तब क्या बन जाएगा, तब बन जाएगा धातु हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, धातु हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, धातु हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा भाई, धातु में जब फिर से जल के साथ में क्रिया करेंगी तो वो क्या बन जाएगा, धातु हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। कैसे, इसी का देख लेते हैं। हमने बनाया क्या, Na2O, Na2O और प्लस में H2O। अब ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2NaOH। क्या बन जाएगा, 2NaOH। ये क्या था, सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड। अब ये क्या था, वाटर। क्या बन गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया। ठीक, तो ये रिएक्शन होगा जब धातु ऑक्साइड फिर से जल में क्रिया करेगी तो धातु हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। आज की क्लास में इतना ही। इसके आगे के जो लेक्चर्स हैं या आगे की जो क्लास है उसको हम लोग अगली क्लास में देखेंगे कि और इस चैप्टर में हमको क्या पढ़ना है।